नमस्कार आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है एग्जाम ओरिजिनल्स के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं मेघना। आज है 13 जनवरी और हम डिस्कस करने वाले हैं आज की सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ और उससे रिलेटेड जो भी थ्योरीज हैं जो आपके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है या आपके मेंस के लिए इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। उससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में उस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो भी हम देखेंगे, ताकि आपका एक अप्रोच डेवलप हो जाए कि जब भी आप करंट अफेयर्स की तरफ जाएं, उसे पढ़ें, तो आपको समझ में आए कि रोज की न्यूज में कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसमें आपको फोकस करना है और जो चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है और वो चीजें आपको स्किप करनी है न्यूज में। एक और चीज है आप लोगों के लिए कि जो करंट अफेयर्स हम डिस्कस कर रहे हैं रोज, वो हिंदी मीडियम के लिए भी है और इंग्लिश मीडियम के लिए। अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ इंग्लिश मीडियम के लिए है, क्योंकि यहाँ पर जो स्टार्टिंग में न्यूज है वो सिर्फ इंग्लिश में न्यूज़पेपर्स की दिखाई दे रही है, तो आप नीचे जाकर देखेंगे स्लाइड्स में या आगे करंट अफेयर्स में देखेंगे कि हम हिंदी न्यूज़पेपर्स को भी यूज कर रहे हैं। रही बात टर्मिनोलॉजीज की, तो टर्मिनोलॉजीज जहां पर भी रिक्वायर्ड है मैं यूज कर रही हूँ टर्मिनोलॉजीज, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये हिंदी मीडियम के लिए, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए भी है। और इससे आपको बेनिफिट ये होगा कि जहां पर आप पहले न्यूज़पेपर सिर्फ हिंदी वाले रेफर कर रहे थे, वहां पर आप इंग्लिश न्यूज़पेपर्स की न्यूज भी पढ़ पाएंगे और इंग्लिश न्यूज़पेपर्स के जो भी करंट अफेयर्स हैं वो आपसे छूटेंगे नहीं, उसको भी आप देख पाएंगे रोज के रोज। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों ही आपके लिए कवर हो रहा है, तो ये आपके लिए काफी बड़ा बेनिफिट है। सिर्फ आपको रोज 20 से 25 मिनट का वीडियो देखना है, उसके बाद आपके लिए पीडीएफ्स अवेलेबल होंगे, वहां से आपको जाकर उसका रिविजन कर लेना है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी न्यूज़ इंपॉर्टेंट लगती है तो आप अपनी न्यूज़ से उसको कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है? और मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप रोज करंट अफेयर्स देखिए, आपको डेली करंट अफेयर्स फॉलो करना है, बिकॉज अगर आप डेली करंट अफेयर्स फॉलो करते हैं तो आप उन लोगों से आगे होंगे जो लास्ट में एग्जाम के पहले करंट अफेयर्स उठाकर पढ़ लेते हैं। ठीक है, भला ही एग्जाम क्लियर हो जाए आपका, बट लेकिन जो पर्सनालिटी का डेवलपमेंट होता है ना, जो अवेयरनेस आपके अंदर आती है, रोज टॉपिक्स की अंडरस्टैंडिंग आपको मिल रही है, वो आपको बाकी लोगों से सेपरेट बनाती है और यूनिक बनाती है। ठीक है, तो चलिए आप देखते हैं, आपको पीडीएफ मिल जाएगा करंट अफेयर के लेक्चर का। पीडीएफ जो है वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद से हमारे कुछ कोर्सेज हैं प्रीलिम्स के लिए और फिर के अलावा मेंस के भी कुछ कोर्सेज हैं, टेस्ट सीरीज हैं, जो आप प्रैक्टिस आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो आप इन टेस्ट सीरीज को देख सकते हैं। इसके बाद से फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दीज नंबर्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर से। पहली न्यूज है कि सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर रिफ्यूज कर दिया है कि वो जो नया लॉ आया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर या भारतीय निर्वाचन आयुक्त को अपॉइंट करने के लिए, उस पर स्टे नहीं लगाया जाएगा, अभी सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया है। ठीक है, तो अभी एक नया लॉ आया था कि जिसमें जो कमिटी होती है ना, इलेक्शन कमिश्नर्स, चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स और इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट करने के लिए जो कमिटी होती है, उस कमिटी में 3 मेंबर्स होते हैं। तो वो 3 मेंबर्स कौन कौन से होते हैं, अगर अभी हम जो लॉ है उसके हिसाब से देखें तो प्राइम मिनिस्टर होंगे, तो देश के प्रधानमंत्री रहेंगे, ठीक है, पहले इंसान। दूसरा कौन रहेगा, लीडर ऑफ अपोजिशन रहेंगे लोकसभा से, है ना, लीडर ऑफ अपोजिशन रहेंगे आपके लोकसभा से। और जो तीसरा इंसान है, अगर लीडर ऑफ अपोजिशन उस वक्त नहीं है तो उस लोकसभा में, तो जो लीडर होंगे लार्जेस्ट पार्टी के अपोजिशन में, उनको रखा जाता है, ठीक है, इनके जगह पर। और उसके बाद तीसरा जो इंसान होता है वो होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो जो भारत के न्यायाधीश हैं उनको रखा जाता है, भारत के मुख्य न्यायाधीश को रखा जाता है यहाँ पर इसकी कमेटी पे। लेकिन अब नए कानून के हिसाब से ये बोला है कि प्राइम मिनिस्टर तो रहेंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन भी रहेंगे, लेकिन ये जो चीफ जस्टिस हैं, मुख्य न्यायाधीश हैं भारत के, उनको हटाकर कौन आ जाएगा, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर आ जाएंगे। तो इनको यहां से हटाने की बात की गई इस नए कानून के हिसाब से, न्यू यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर आ जाएंगे। और ये किसके द्वारा नॉमिनेट किए जाएंगे, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा ही नॉमिनेट किए जाएंगे। तो अब ये चीज बुरी है ना कि अब सारा गवर्नमेंट ही आ जाएगी यहाँ पर। जो भी इंपॉर्टेंट, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, वो इतनी इंपॉर्टेंट बॉडी है, अगर उसको अपॉइंट करने के लिए सिर्फ गवर्नमेंट के लोग ही रहेंगे तो ये एक प्रोसेस जो है वो बाइज्ड प्रोसेस हो जाएगा। और यहाँ पे जो चीफ इलेक्शन कमीशन है या फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, उसका काम क्या है कि फ्री और फेयर इलेक्शंस करवाना है कंट्री में। और अगर वहां से हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ही हटा देते हैं उस कमिटी से, तो ये फ्री और फेयर इलेक्शंस नहीं कर पाएगा। और जो आपका सेपरेशन ऑफ पावर्स है, जो आपके पावर्स का विभाजन होता है,
उसमें भी ये एक अड़चन है ना? ये पूरी तरीके से हम इसको फॉलो भी नहीं कर पाएंगे सेपरेशन ऑफ पावर को, क्योंकि यहाँ पर ब्यूरोक्रेसी आ रही है। ठीक, तो ये चीज है। और इसने सुप्रीम कोर्ट ने अभी ये बोला कि हम अभी इस लॉ पर स्टे नहीं लगा रहे हैं, लेकिन इसकी हियरिंग होगी और वो कब होगी? अप्रैल में, और उसके बाद ही कोई डिसीजन लिया जाएगा। ठीक, फिर देख लेते हैं जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है ना, या भारत निर्वाचन आयोग है, ये कितना इंपॉर्टेंट है। तो ये एक ऑटोनॉमस कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर एडमिनिस्ट्रिंग यूनियन एंड स्टेट इलेक्शन प्रोसेस इन इंडिया। तो एक स्वायत्त व संवैधानिक प्राधिकरण है जो भारत में संघ और राज्य चुनाव प्रक्रियाओं के विश्लेषण के लिए जिम्मेदार है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि किस किस के जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है या भारत निर्वाचन आयोग है, वो किस किस के इलेक्शन करवाता है। तो प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, फिर आ जाता है उपराष्ट्रपति के इलेक्शन करवाएगा। इसके बाद से जो आपका लोकसभा है, राज्यसभा है, इनके इलेक्शंस हो गए। और जो आपकी असेंबली, स्टेट असेंबली के इलेक्शंस होते हैं, विधानसभा के इलेक्शंस हो गए, इन इलेक्शंस को कंडक्ट करवाता है। असेंबली के इलेक्शंस हो गए, तो ये सारा किसके द्वारा कंडक्ट किया जाता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। अब ये आपका एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो आपका आयोग वाला यूनिट है, 10th यूनिट, उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। मेंस में भी यहाँ पर ये आता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पूछता है। तो आपको चीजें पता होना चाहिए। जैसे स्टैब्लिश कब हुआ? 25 जनवरी 1950, 25 जनवरी 1950 को उसका ये स्थापित हुआ था। अब इस दिन और क्या मनाया जाता है? तो आपको याद रखना है कि इस 25 जनवरी को ही नेशनल वोटर्स डे भी मनाया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि जो नेशनल वोटर्स डे है, ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये मनाता है जिस दिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का स्टैब्लिशमेंट हुआ था। हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? न्यू दिल्ली पर। और जो अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो कौन है? राजीव कुमार है। जो फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर है वो कौन थे? सुकुमार सेन थे। तो फर्स्ट जो आपके इलेक्शन कमिश्नर थे वो कौन थे? सुकुमार सेन थे। ठीक, अब आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? इसके आर्टिकल्स, जो अनुच्छेद होते हैं ना, अनुच्छेद, जैसे कि ये आता है आपके पार्ट 15 में आता है, पार्ट 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो पार्ट 15 है उसमें आता है जो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स हैं, 324 से लेकर 329 तक के जो आर्टिकल्स हैं आपके कॉन्स्टिट्यूशन में, वो किसके बारे में बात करते हैं? इलेक्शन कमीशन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सिर्फ वो जो है वो आर्टिकल 324 में दिया है। फिर उसके बाद से 325 से लेकर 329 में अलग अलग प्रोविजंस दिए हैं। ठीक, तो आपको इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ध्यान में रखना है कि 324 से लेकर 329 में हर एक आर्टिकल आपको ध्यान में रहना चाहिए कि वो आर्टिकल क्या बोलता है, क्योंकि ये आर्टिकल्स पूछे जाते हैं। जैसे 325 भी पूछा जा चुका है, तो आपको सारे आर्टिकल्स ध्यान में रखने हैं। इसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट न्यूज पर। तो नेक्स्ट न्यूज है इंडिया के सबसे लंबे सी ब्रिज के बारे में। जो समुद्र में ब्रिज बने हुए हैं, तो उसमें इंडिया का जो सबसे लंबा ब्रिज है, जिसका इनॉग्रेशन हुआ है कल। कल की न्यूज में भी हमने डिस्कस किया था कि कल ये इनॉग्रेशन पीएम के द्वारा होने वाला है। और आज जब देख रहे हैं तो इसका इनॉग्रेशन कल हो चुका है, और आज से सैटरडे से इसको पब्लिक कम्यूट के लिए भी स्टार्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो जो अटल सेतु है वो इंडिया का लॉन्गेस्ट सी ब्रिज है, सबसे लंबा सी में बना हुआ ब्रिज है। और इसका एक और नाम क्या है? मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक भी है, जो कि 6 लेन का, ठीक है, 6 लेन के साथ बना हुआ है। अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी नवा शिवा अटल सेतु, उसका जो पूरा नाम है वो ये है। अब हमने कल डिस्कस किया था कि ये क्या करेगा, 2 घंटे की जर्नी को सिर्फ 20 मिनट में रिड्यूस कर देगा। तो यहाँ पे टाइम सेव हो रहा है, इससे पॉल्यूशन या प्रदूषण भी नहीं होगा एनवायरमेंट में, फ्यूल का कंजम्पशन कम होगा, तो ऑब्वियसली पॉल्यूशन नहीं होगा एनवायरमेंट में। ठीक है, इसका जो लेंथ है, टोटल लेंथ कितना है? 21.8 है, जिसमें से जो 16.5 किलोमीटर है वो आपका सी में बना है। जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा आपको ये समुद्र के अंदर दिखाई दे रहा है और समुद्र के ऊपर दिखाई दे रहा है, और उसके बाद से जो बाकी का बचता है वो कहाँ पर रहेगा? वो लैंड पे रहेगा। ठीक है, बाकी का कहाँ पे रहेगा? लैंड पे रहेगा। और ये कौन से सी के ऊपर बना हुआ है, ये इंपॉर्टेंट रखना है, याद रखना है आपको कि जो अरेबियन सी है आपका, अरेबियन सी है, उसके ऊपर ही ये बना हुआ है, उसमें ही ये ब्रिज बना हुआ है अटल सेतु, क्योंकि मुंबई के साइड है। और जो मुंबई है वो आपका वेस्ट कोस्ट में आ जाता है यहाँ पर। तो वेस्ट कोस्ट में जो आपका सी है वो अरेबियन सी है, ईस्ट कोस्ट में कौन सा है? बे ऑफ बंगाल है। तो ये याद रखना है। अब कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशन है यहाँ पर। तो इंपॉर्टेंट चीजें और क्या दी है इस न्यूज से? इसमें बोला है भूपेन हजारिका ब्रिज। तो ये इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है इंडिया के। तो जो आपका भूपेन हजारिका ब्रिज है ना, वो कहाँ पर है? आपका नॉर्थ ईस्ट में है। ठीक है, जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है उस साइड पर है। और ये किसको कनेक्ट करता है? तो जो आपका असम है उसको अरुणाचल प्रदेश से कनेक्ट करता है, इसलिए इंपॉर्टेंट ब्रिज है।
ठीक है, असम को किससे कनेक्ट कर रहा है, अरुणाचल प्रदेश से कनेक्ट कर रहा है, और इसको हम एक और नाम से जानते हैं, तो वो जो नाम है वो क्या है, ऑल्सो नोन एज ढोला सदिया ब्रिज। ठीक है, और किस नाम से जानते हैं इसको, ढोला सदिया ब्रिज के नाम से भी ये ब्रिज जाना जाता है। फिर आ जाते हैं हम नेक्स्ट की तरफ, कि नेक्स्ट इसमें दिया आपको एक और ब्रिज दिया हुआ है जिसका नाम है बोगी बील ब्रिज। यहाँ पर आप देख सकते हैं येलो से हाईलाइटेड है ये पार्ट, कि जो बोगी बील ब्रिज है वो कहाँ पर सिचुएटेड है, तो ये भी कहाँ पर, ये कंबाइंड रोड और रेल ब्रिज है। ये आपको ध्यान में रखना है कि कंबाइंड है, रोड और रेल ब्रिज है। ठीक है, इसके बाद से ये ब्रिज जो है वो कौन सी नदी के ऊपर बना है, तो ये बना है आपका नॉर्थ ईस्ट में ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर बना है, और ये आता है आपका असम में। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर बना है, और स्टेट कौन सा है आपका, असम। तो असम में दो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स को कनेक्ट करता है, कंबाइंड रोड एंड रेल ब्रिज है। कौन सी नदी पर बना हुआ है, तो ब्रह्मपुत्र नदी पे बना हुआ है। ठीक है, फिर यहाँ पर एक और चीज है जैसे अटल टनल। तो अटल टनल आप जानते होंगे, अब आपको दो चीजों में कंफ्यूज नहीं होना। उसके पहले अटल टनल जो है वो कहाँ पर बनी हुई है, जम्मू पर बनी हुई है। और कौन सा आपका रेंज आ जाता है, तो आपके जो पीर पंजाल रेंज है वहां पर आपका अटल टनल जो है वो बना हुआ है। और ये जो है वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट सिंगल ट्यूब हाईवे टनल है। ठीक है, वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट सिंगल ट्यूब हाईएस्ट आपको बोल सकते हैं, हाईएस्ट सबसे आप देखोगे कि 10,000 फीट की ऊंचाई पर बना हुआ है, 10,000 फीट की ऊंचाई पर बना हुआ है। ठीक है, और वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट सिंगल ट्यूब हाईवे टनल है। तो हाईवे से आपको याद रखना है, और अटल टनल आपका जम्मू में, अटल सेतु आपका मुंबई पर। ये दोनों पॉइंट्स हो गए, फैक्ट्स हो गए। इसके बाद से यहाँ पर एक और चीज के बारे में बोला गया है जो कि आपका चिनाब ब्रिज। तो जो चिनाब ब्रिज है, चिनाब ब्रिज आप देखेंगे कि जो चिनाब ब्रिज है वो कहाँ पर बना हुआ है, वो बना हुआ है आपका जम्मू पर ही बना हुआ है, और वर्ल्ड का हाईएस्ट ब्रिज भी है। ठीक है, वर्ल्ड का हाईएस्ट ब्रिज भी है जिसका जो हाइट है वो 359 मीटर्स है। तो वर्ल्ड का हाईएस्ट ब्रिज हो गया। यहाँ पर हमने चार इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस की हैं, भूपेन हजारिका सेतु, उसके बाद हमने देखा कि बोगीबील ब्रिज जो कि असम में है, अटल टनल जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है, जम्मू में हमें मेनली है, और चिनाब ब्रिज भी आपका जम्मू में बना है जो 359 मीटर्स का ब्रिज है। ठीक है, ये हो गई इंपॉर्टेंट चीजें। इसके बाद आते हैं कि अब जो पल्स प्रोडक्शन के बारे में बोला है, तो एक कन्वेंशन ऑर्गेनाइज किया जाना है, कॉन्फ्रेंस होने वाली है अभी, ग्लोबल पल्स कन्वेंशन। कब होगा, ये फरवरी में होगा, और ये कहां पर होने वाला है, न्यू दिल्ली। तो ये नई दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया जाने वाला है, और 18 साल बाद इंडिया को ये मौका मिला है कि इंडिया इस चीज को होस्ट करने वाला है। इंडिया इस चीज को होस्ट करेगी, कॉन्फ्रेंस इंडिया में ही होने वाला है, 18 साल के बाद ये अवसर मिला है इंडिया को। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब इसमें क्या होगा कि जो देश के 800 रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, है ना, देश के गवर्नमेंट के 800 रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, और इसके अलावा कुछ कमर्शियल और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी इसमें इन्वॉल्व होंगी, जो पल्सेस के प्रोडक्शन पे फोकस करेंगे, कि जो दलहन है उसके प्रोडक्शन पे फोकस किया जाएगा, कि कौन सी प्रैक्टिसेस हमने अपनानी चाहिए। ठीक, क्या चीजें करें कि पल्सेस का प्रोडक्शन जो है वो बढ़े इंडिया में और ज्यादा, अच्छा खासा हो सके। हुआ था, ये कॉन्फ्रेंस हुआ था, ये कहाँ पर हुआ था, तो ये सिडनी ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। ठीक है, सिडनी कहाँ पर है आपका, ऑस्ट्रेलिया, वहां पर हुआ था, और इस बार 18 साल के बाद इंडिया को ये मौका मिला है। ठीक, अब आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि जो इंडिया है या भारत दालों का सबसे बड़ा उत्पादक है, जो कि वर्ल्ड का ग्लोबली कितना परसेंट प्रोड्यूस करता है, 25%। मतलब हम देखेंगे 1/4 जो प्रोडक्शन है ग्लोबली, उसमें से 1/4 जो है वो कहाँ पर हो रहा है, इंडिया में ही हो रहा है। ठीक है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर या सबसे बड़ा उत्पादक तो है ही, उसके साथ ये लार्जेस्ट कंज्यूमर या सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है, जो कि हम 27% कंज्यूम कर लेते हैं, जितना भी हम वर्ल्ड में सप्लाई करते हैं उसका 27% कंजम्पशन कहाँ पर हो रहा है, इंडिया में हो रहा है। तो ये आपको चीज रखना है कि इंडिया रैंकिंग्स पूछता है, कि इंडिया की रैंकिंग या फिर एमपी में अलग अलग जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनकी रैंकिंग पूछता है, या इंडिया में पूरे स्टेट्स की रैंकिंग भी पूछता है। ठीक है, जैसे गुजरात से क्वेश्चन आया था कि जो ग्राउंडनट है उसके प्रोडक्शन में जो रैंकिंग है वो फर्स्ट में कौन आता है, तो उसमें आता था गुजरात, ये क्वेश्चन पूछा था। तो इस तरीके से आपको इंडिया की रैंकिंग भी देखनी है, और आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इंडिया में ऐसा कौन सा स्टेट है जो पल्स के प्रोडक्शन में फर्स्ट रैंक करता है। ठीक, इसके बाद मूव करते हैं हमारी अगला, मतलब जो नाफेड के थ्रू ही ऑर्गेनाइज होने वाला है जो कॉन्फ्रेंस है, वो कौन ऑर्गेनाइज करवाने वाला है, नाफेड। तो जो नाफेड है वो है नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ जो है नाफेड, इसका फुल फॉर्म आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। अब ये किस तरफ काम कर रहा है,
तो ये काम करता है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड फॉरेस्ट रिसोर्सेज को प्रमोट करता है, उनके ट्रेड को प्रमोट करता है, जो भारत में कृषि उपज और वन संसाधनों के व्यापार को बढ़ावा देता है। ये चीज याद रखना है। कब स्थापित हुआ था ये? तो ये स्थापित हुआ था 2 अक्टूबर 1958 को स्थापित हुआ था। कौन से एक्ट के अंदर आता है? तो जो राज्य सहकारी बहु राज्य सहकारी समिति अधिनियम के तहत आता है। और इसका मंत्रालय जो है, नोडल मंत्रालय, वो है कृषि मंत्रालय। नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर है। तो नाफेड का फुल फॉर्म आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। किस उद्देश्य से ये काम कर रहा है, कब स्टैब्लिश हुआ था और कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है ये। ठीक, फुल फॉर्म तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट बॉडी है ये। फिर आते हैं हमारा नेक्स्ट न्यूज की तरफ। तो जो नेक्स्ट न्यूज है हमारी वो है कि डीपीआईआईटी ने एक स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक ऑर्गेनाइज किया है, जो कब से कब चल रहा है? 10 से 18 जनवरी को। मतलब अभी ये चल रहा है, जो वीक है इनोवेशन वीक, स्टार्टअप इंडिया का इनोवेशन वीक, वो अभी चल रहा है। अब ये किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया है? तो डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया उद्योग संवर्धन विभाग और आंतरिक व्यापार, जो कि भारत में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंदर आता है। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री के अंदर ये बॉडी है, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। अब इसमें क्या हो रहा है कि जो स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक है वो मनाया जा रहा है। ठीक है, और इसके अंदर कुछ और प्रोग्राम्स भी है, जैसे इसके अंदर एक मेंटोरशिप सेशन भी है, जो मेंटोरशिप प्रोवाइड करेगा। मार्ग नाम है उसका। ठीक है, मेंटोरशिप सीरीज फॉर बडिंग एंटरप्रेन्योर्स फोकस्ड ऑन फ्रॉम आइडिया टू एग्जीक्यूशन बिल्डिंग अ सॉलिड बिजनेस प्लान। ये सारी चीजें इसके अंदर। एक स्टार्टअप शाला करके भी इनिशिएटिव है। तो ये सारी चीजें हैं स्टार्टअप से रिलेटेड। अब इसमें बात आ जाती है स्टार्टअप इंडिया स्कीम का। तो जो स्टार्टअप इंडिया स्कीम है वो एक्चुअली में फ्लैगशिप इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, है ना। भारत सरकार का एक प्रमुख पहल है जिसका उद्देश्य है कि भारत में नवाचार और स्टार्टअप को पोषित करने के लिए एक मजबूत इकोसिस्टम का निर्माण करना। ठीक है, जिससे क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट का जनरेशन होगा, सबको क्या मिलेगा? रोजगार मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा और देश की इकोनॉमी भी ग्रो करेगी इससे। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट है आपको याद रखना कि ये लॉन्च कब हुआ था, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्कीम है। तो ये हुआ था लॉन्च 16 जनवरी 2016 को। एटलीस्ट अगर आप डेट नहीं याद रख पा रहे हैं तो आपको ईयर तो याद रखना है कि कौन से ईयर में लॉन्च हुआ था। 16 जनवरी 2016। कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंदर ये जो स्टार्टअप इंडिया स्कीम है वो आती है। आपको ये चीज ध्यान में रखना है। ठीक, आप इसका प्रूफ देख सकते हैं यहाँ पर कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वहां पर मिड डे मील स्कीम, जिसको अब रीनेम कर दिया है पीएम पोषण के नाम से जानी जाती है। ठीक है, ये इसका उद्देश्य क्या है? पोषण प्रोवाइड करवाना, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाना। जो बच्चे, है ना, जो बच्चे आंगनबाड़ी में जाते हैं तो प्राइमरी एजुकेशन जिन बच्चों को मिल रहा है उसके साथ उनको न्यूट्रिशन देना भी है स्कीम का ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, इसको रीनेम करके क्या नाम रख दिया गया? पीएम पोषण कहा जाने लगा है। तो जो मिड डे मील स्कीम है वो कब लॉन्च हुई थी? इसका ईयर पूछ लिया गया था, 2021 का ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो 2021 का क्वेश्चन है, इसका आंसर है कि 1995 में ये जो स्कीम है वो लॉन्च की गई थी। ये आपको ध्यान में रखना है। तो ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, इसलिए स्टार्टअप इंडिया स्कीम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर आ जाते हैं इंडिया और सऊदी अरेबिया ने डिस्कस किया है कुछ डिफेंस टाइज, जॉइंट ट्रेनिंग को लेकर भी बात की है कि डिफेंस टाइज होंगे, जो डिफेंस की ट्रेनिंग्स होती है उनमें अलग अलग उस पर कॉपरेशन किया जाएगा। जैसे नेवी से, सऊदी अरेबिया की नेवी से इंडिया की नेवी का कॉपरेशन होगा, ट्रेनिंग दी जाएगी, अपॉर्चुनिटीज होगी डिफेंस के प्रोडक्शन में। ये सारी चीजें बोली हैं। तो यहाँ पे हम इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज देखनी है। तो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज में आपका कौन सी पर्सनालिटी है? जैसे कि जो यहाँ पर हमारे स्टाफ हैं, जैसे कि चीफ एडमिरल है, नेवी चीफ एडमिरल, आपको ध्यान रखना है कौन है अभी प्रेजेंटली? आर हरि कुमार है। और उसके बाद से चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान है। तो पहले जो आपने देखा होगा, जो फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे बिपिन रावत, जनरल बिपिन रावत, उनकी एक एक्चुअली हेलीकॉप्टर क्रैश में डेथ हो गई थी। तो उसके बाद जिनको अपॉइंट किया है सेकेंड चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो इंडिया के, वो है अनिल चौहान। ठीक है, करेंटली ये अनिल चौहान है। और दूसरे आपको नेवी चीफ एडमिरल आर हरि कुमार जो है उनके बारे में भी याद रखना है। तो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज आपसे पूछी जाती हैं, तो जितने भी नेवी के चीफ, आर्मी के चीफ और आपके एयरफोर्स के जो भी चीफ होते हैं उनके बारे में आपको ध्यान में रखनी है चीजें। ठीक है, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज हो गई यहाँ पर। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट न्यूज पर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है ये कि जो आपका पेंच टाइगर रिजर्व है, अब जो आपका पेंच टाइगर रिजर्व है वो आपका दोनों में आता है।
है ना, दोनों स्टेट्स में आता है। मींस महाराष्ट्र में बेसिकली ये जो आपका न्यूज है वो महाराष्ट्र से रिलेटेड है, बट पेंच टाइगर रिजर्व जो है वो आपका एमपी में भी है, ठीक है, और दूसरा आपका महाराष्ट्र में भी है, बॉर्डर पे बना हुआ है, इसलिए दोनों स्टेट्स के अंदर ये आ जाता है। अब यहाँ पे क्या बनाया है, इंडिया का फर्स्ट इंटरनेशनल डार्क स्काई पार्क बनाया गया है, ठीक है, पहला इंडिया का फर्स्ट इंटरनेशनल है ये डार्क स्काई स्काई पार्क है। अभी हम देखेंगे डार्क स्काई पार्क जो है आपको ऐसा दिखेगा, देखिए यहाँ पे फोटो भी है इसका। तो यहाँ पे जो लोग एस्ट्रोनॉमी में काफी इंटरेस्ट रखते हैं, उन्हें ये सारी चीजें पसंद है, स्टार गेजर्स कहा जाता है उन्हें, तो स्टार गेजर्स के लिए काफी अच्छा मौका है कि अब एमपी या फिर महाराष्ट्र, एमपी की बॉर्डर में ही ऐसी चीज स्टार्ट कर दी गई है, ठीक। तो यहाँ पे ये इंडिया का फर्स्ट इंटरनेशनल डार्क स्काई रिजर्व पार्क है, इसलिए आपको याद रखना है विद इन अ टाइगर रिजर्व, जो आपका पेंच टाइगर रिजर्व है उसके अंदर ही बनाया गया है। और ये रिस्ट्रिक्ट करेगा कि यहाँ पे लाइट का पॉल्यूशन ना हो, ठीक है। हमेशा हम 3-4 पॉल्यूशन ही पढ़ते हैं, जैसे कि हम देख लेते हैं कि भाई वाटर पॉल्यूशन होता है ना, पानी को प्रदूषित किया जा रहा है, हवा को प्रदूषित किया जा रहा है, या फिर आप पढ़ लेते हैं नॉइस पॉल्यूशन होता है, ये सारे ही पढ़ते हैं, सॉइल पॉल्यूशन होता है। लेकिन अब बात की जाने लगी है लाइट की पॉल्यूशन पे भी, तो ये भी चीज है कि आपको लाइट के पॉल्यूशन में ये चीज ध्यान रखनी है कि उसको यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट करके ये पार्क बनाया गया है। अब ये जो सर्टिफिकेशन है किसने दिया है, इंटरनेशनल डार्क स्काई एसोसिएशन ने दिया है, जो कि एक ग्लोबल डार्क स्काई मूवमेंट है जो एस्ट्रोनॉमी को प्रमोट करता है, ठीक है, यहाँ पे ये चीज याद रखनी है। इसके बाद आप देखेंगे कि इसके पहले एक इंडिया की फर्स्ट डार्क स्काई जो रिजर्व है वो कौन सा है, आपका हानले में है, और हानले कहाँ पर है, लद्दाख में। तो हानले जो है वो फर्स्ट डार्क स्काई रिजर्व है, और जो फर्स्ट इंटरनेशनल डार्क स्काई पार्क है वो है आपका महाराष्ट्र के पेंच टाइगर रिजर्व में, ठीक है। थोड़ा सा पेंच टाइगर रिजर्व के बारे में देख लेते हैं कि जो पेंच टाइगर रिजर्व है उसका लोकेशन कहाँ पर है, सिवनी और छिंदवाड़ा में है, ठीक है, सिवनी और छिंदवाड़ा में। इसका स्टैब्लिशमेंट जो है वो कब हुआ था, 1983 पे हुआ। प्रोजेक्ट टाइगर जो है आपका कब स्टार्ट किया गया था, यहाँ पे 1992 पे स्टार्ट किया गया था। इसको जय मोगली लैंड के भी नाम से जाना जाता है, ठीक है। रुडयार्ड किपलिंग जो है उनकी एक बुक थी, पुस्तक थी उनकी, द जंगल बुक, है ना, जो आपने जंगल बुक वाला जो कार्टून आता था वो आपने देखा होगा, और मुझे लगता है सबने ही वो कार्टून देखा होगा अपने बचपन में। तो ये एक काफी यहाँ पे जो बना हुआ है वो उसका शूटिंग भी इसी पेंच टाइगर रिजर्व के अंदर ही हुआ है। मोगली उत्सव मनाया जाता है हर साल यहाँ पे, और इसकी शुरुआत की गई थी 2004 से, ठीक है, 2004 से बनाया गया है। और इसके अंदर डार्क माउंटेन भी सिचुएटेड था, इसलिए वहां पर ये जो रिजर्व हम पढ़ रहे थे वो बना दिया गया, पार्क बना दिया गया, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ से जो आपका नेशनल हाईवे 44 है वो भी पास होता है, ठीक है, नेशनल हाईवे 44 भी यहाँ से पास होता है। अब जो आपके एमपी के इंपॉर्टेंट हाईवेज है, जो नेशनल हाईवेज यहाँ पे एमपी से पास हो रहे हैं वो आपको ध्यान में रखना है। अगर कोई भी आप पार्क पढ़ते हैं तो अगर वहां से कोई नदी या फिर कोई नेशनल हाईवे पास हो रहा है तो वो चीजें आपको फोकस करके उस पर पढ़नी ही है। जैसे आप देखेंगे क्वेश्चन भी आया था कि जो अलग अलग हाईवेज हैं, जैसे नेशनल हाईवे 44, ये मे बी 2021 का ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो नेशनल हाईवे 46 है, ये आपको ध्यान में रखना है वो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से पास करता है। 39 है, वो कहाँ से पास करता है, 30, है ना, ये पोर्ट्स वाला क्वेश्चन है। तो अगर आपको एक दो भी चीजें अच्छे से याद है, जैसे अगर आपको पता है 46 कौन सी जगह से पास कर रहा है, 44 कौन सी जगह से पास कर रहा है, तो आप इजिली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है जब आप कोई भी न्यूज पढ़ें तो। अब यहाँ पे जो DRDO है उसने एक सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट करवाया है आकाश मिसाइल का। तो DRDO क्या है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, उसने फ्लाइट टेस्ट करवाया है एक आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल, मतलब ये जमीन से कहाँ जाएगी, ऊपर की तरफ। और इसमें इसका काम क्या है कि जो अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, जो आपके ड्रोन्स होते हैं, है ना, तो उनको ये इंटरसेप्ट कर सकता है, ठीक, इंटरसेप्ट करने की कैपेबिलिटी रखता है, और इसका टेस्ट करवाया गया है, तो इसका सफल परीक्षण किया गया। अब ये इंटरसेप्ट कर सकता है, ये भी चीज है इसके बारे में। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि प्रीलिम्स और मेंस के पेपर में आपके इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन पूछे जाते हैं, कि जो भी साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके बारे में पूछा जाता है। तो जो DRDO है वो है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, फुल फॉर्म इज इंपॉर्टेंट। इसके बाद इसे क्या कहा जाता है, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के नाम से जाना जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस या फिर रक्षा मंत्रालय के अंदर आता है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के मामले में भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। स्थापित या इसको स्टैब्लिश किया गया था 1958 में। मुख्यालय याद रखने हैं दिल्ली में है, और अभी जो अध्यक्ष है वो कौन है, समीर वी कामत। तो करेंटली इसके जो चेयरमैन है वो कौन है, समीर वी कामत है। ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस में आपके इसरो का फुल फॉर्म पूछ लिया था भाई,
तो ये इजी क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता कि ये चीजें कोई भी है जो उसको छोड़ के आ सकता है। ठीक है, तो आपको ये सारे फुल फॉर्म्स पढ़नी है। ऑब्वियसली अगर आपने नहीं पढ़ा है तो नहीं बनेगा, लेकिन इसरो तो सभी जानते हैं, डीआरडीओ के बारे में पता होना चाहिए, जितनी भी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है सबके फुल फॉर्म्स, एस्टैब्लिशमेंट का डेट, हेडक्वार्टर्स, ये बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। तो आप देखेंगे इसरो का फुल फॉर्म पूछ लिया था और ऑप्शंस देखिए ऐसे: ईरानियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन सोसाइटी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, तो ये सारे हैं। तो आपको ये भी देखना है ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। इसके बाद से देखेंगे नेक्स्ट न्यूज, जिसमें इंडियन एयरफोर्स एयरक्राफ्ट, जो कि आपका 7 साल पहले क्रैश हुआ था, और एक्चुअली में जो आपका बे ऑफ बंगाल या बंगाल की खाड़ी, तो बंगाल की खाड़ी है यहाँ पर है बे ऑफ बंगाल, यहाँ कहीं पर क्रैश हुआ था। कम से कम इससे 142 नॉटिकल माइल्स दूर जाके क्रैश हुआ था, लेकिन वो 7 साल हो गए, वो मिला नहीं था अभी तक। ठीक है, नॉटिकल माइल्स पे दूर जाके क्रैश हुआ था, लेकिन 7 सालों के बाद अब मिला, और इसमें 29 पर्सनल्स भी थे। तो इनकी बॉडीज भी नहीं मिली कि भाई ये कहाँ गए, इसके क्रैश होने के बाद इतना ढूंढा गया लेकिन ये नहीं मिला, और अब जाकर ये मिला है। ठीक है, तो आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है लोकेशंस, कि बे ऑफ बंगाल में जो आपकी 2 लोकेशंस है, जैसे यहाँ पर एक है आपका पोर्ट ब्लेयर आता है, तो है ना, पोर्ट ब्लेयर आपका अंडमान एंड निकोबार पर है, और उसका कैपिटल, ठीक है, तो पोर्ट ब्लेयर आ जाएगा, उसका लोकेशन आपको पता होना चाहिए अंडमान निकोबार पर। और यहाँ पर आपका जो श्रीलंका वाला लोकेशन है, या इसके पास जो भी लोकेशन है, चेन्नई वाला लोकेशन उससे इतना दूर था, तो इस डिस्टेंस को आपको याद रखना है कि बे ऑफ बंगाल कहाँ पर है, अरेबियन सी कहाँ पर है। दोनों लोकेशंस आज हमने डिस्कस किया, अरेबियन सी के बारे में भी देखा इससे पहले, और अभी बे ऑफ बंगाल के लोकेशंस के बारे में भी देखा। अब देखते हैं नेक्स्ट न्यूज। नेक्स्ट न्यूज है आपकी प्रीलिम्स और मेन से रिलेटेड, कम्युनिकेबल डिसीजेस या संचारी रोग से। तो 25.37 लाख जो केसेस हैं टीबी के, 25 लाख से ज्यादा केसेस नोटिफाई कर दिए गए हैं अब। ठीक है, नोटिफिकेशंस में क्या होता है कि अगर जितने ज्यादा केसेस टीबी के नोटिफाई हो पाएंगे, टीबी के जितने ज्यादा केसेस नोटिफाई हो पाएंगे, उतना ज्यादा सर्वेलेंस रखा जा रहा है, ये इसमें समझ में आता है कि जो टीबी के केसेस है वो रजिस्टर हो रहे हैं। नहीं तो ऐसे बहुत सारे हैं, क्योंकि बहुत सारे गरीब लोग हैं जो इसका इलाज ही अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो उन क्या करते हैं, वो रजिस्टर भी नहीं करते हैं इन केसेस को। तो ये प्रॉब्लम है इंडिया के लिए कि जब आपको पता ही नहीं चलेगा कि कितने लोग टीबी से अफेक्टेड हैं, तो आप ट्रीटमेंट कैसे प्रोवाइड कर पाएंगे। गवर्नमेंट का जो प्लान है, नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान है, जिसका एम है कि 2025 तक टीबी को एलिमिनेट करना है, वो चीजें आप कब तक कैसे ठीक कर पाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए नोटिफाई करना बहुत जरूरी होता है, उसमें दोनों सेक्टर्स का काम होता है, चाहे वो पब्लिक सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो, उन दोनों को नोटिफाई करना होता है। तो इस बार प्राइवेट सेक्टर का अचीवमेंट जो है वो ज्यादा हो गया है, ये इस न्यूज में बोला गया है कि अब तक प्राइवेट सेक्टर हैज बीन द हाईएस्ट एवर अचीव्ड सो फार। नोटिफाई करने में ये काफी सफल हुआ है इस बार, और लगभग 89% इसने सर्वेलियंस रखा है, मतलब 89% जो केसेस हैं वो प्राइवेट सेक्टर के द्वारा रजिस्टर किए गए हैं, जहां पर 93% केसेस जो हैं वो पब्लिक सेक्टर के द्वारा रजिस्टर किए गए हैं। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे ये भी चीज है कि अगर 50 to 70% लोग जो हैं टीबी का ट्रीटमेंट प्राइवेट सेक्टर से करवा रहे हैं, तो प्राइवेट सेक्टर काफी पीछे था इसके पहले, सिर्फ 25% ही नोटिफाई कर पाता था 2018 से, तो वो चीज काफी बढ़ गई है, और ये अच्छी चीज है। ठीक है, तो इंडिया में हर साल नोटिफिकेशन नहीं होने के कारण जो थाउजेंड्स ऑफ टीबी केसेस इंडिया में मिस कर दिए जाते थे, उनका ट्रीटमेंट नहीं हो पाता था, या पता ही नहीं चलता था कि इतने लोगों को टीबी है, अब वो चीजें भी यहाँ से समझ में आने लगेंगी। नेक्स्ट न्यूज है कि एमपी में एक स्टेट जुडिशियल ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस है, तो 2 दिनों का कॉन्फ्रेंस है, और इसमें 1600 जज आज भोपाल पर इस पर अटेंड करेंगे, 1600 जज। तो ये इंपॉर्टेंट है कि ये जो कॉन्फ्रेंस है वो कहाँ पर हो रहा है, तो ये भोपाल पर हो रहा है। ठीक है, फिर आ जाते हैं नेक्स्ट न्यूज पर, इस पे उससे ज्यादा चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। भोपाल उत्सव मेला, तो फेयर्स आपके पूछे जाते हैं, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि जो भोपाल उत्सव मेला वो भोपाल पे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। इसमें भोपाल में उत्सव समिति द्वारा आयोजित मेले में जमकर भीड़ उमड़ रही है, ये सब है। फिर इसमें सबसे बड़ा अट्रैक्शन क्या है, जो वॉक थ्रू टनल वाला बना है ना, वो काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वॉक थ्रू टनल वाला समुद्र सा नजारा दिख रहा है, ये चीज काफी इंपॉर्टेंट बनाई गई है यहाँ पर। अब नेक्स्ट न्यूज पर मूव करते हैं, इसमें है आपका, इसमें कौन सा है, रानी रूपमती का महल, जो रानी रूपमती पैलेस आप पढ़ते हैं, ये कहाँ पर सिचुएटेड है, तो ये है मांडू में सिचुएटेड। अब यहाँ पे एक लाइट शो जो है वो लाइटिंग से ऐसा चीज चालू की गई है, तो ये काफी खूबसूरत लग रहा है। तो आप जो लोग इंदौर में रहते हैं या फिर कहीं पर भी रहते हैं, वो आप इसको विजिट करने आप जा सकते हैं, क्योंकि ऐसा लाइट शो यहाँ पर अब चालू कर दिया गया है।
इसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी कि प्रीलिम्स में स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यूज़ है कि जो हॉकी है, उसमें आज से ओलंपिक क्वालिफायर्स स्टार्ट हो रहे हैं। कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया जा रहा है? इंडिया में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हमेशा बाहर-बाहर के देशों में भी ऑर्गेनाइज किया जाता है। इस बार का जो मेंस हॉकी है वो भी शायद स्पेन में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, तो ये इंडिया में ऑर्गेनाइज हो रहा है विमेंस का, इसलिए इम्पोर्टेंट है। क्वालिफायर्स मैच हो गए यहाँ से। अब जो 2024 का FIH हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर्स है वो रांची इंडिया में होने वाला है 13 से 19 जनवरी पर। अब यहाँ से जो टॉप 2 टीम्स होंगी, हर एक पूल से अलग-अलग पूल्स बनाए जाते हैं। अब इन पूल्स में से जो हर पूल का टॉप 2 टीम होती है वो जाती है सेमीफाइनल्स पे आफ्टर द राउंड रॉबिन मैचेस के बाद। ठीक है, इस तरीके से होता है। तो इसमें अब ओलंपिक्स के लिए डिसाइड होगा कि कौन सी टीम्स जाती हैं ओलंपिक्स में। फिर नेक्स्ट न्यूज़ है अखिल शिरोन ने राइफल थर्ड पोजीशन गोल्ड। ठीक है, 3 पोजीशन गोल्ड जीता और यहाँ पे उन्होंने किसको हराया है? ऐश्वर्य प्रताप सिंह को बीट किया है। तो जो ऐश्वर्य प्रताप सिंह को बीट करके इन्होंने जीता है गोल्ड। तो ऐश्वर्य प्रताप सिंह जो है वो शूटर है और कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं? तो ये बिलोंग करते हैं खरगोन से। ठीक है, अभी ही इनको 1-2 दिन पहले अर्जुन अवार्ड भी मिला है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, आपको इनका डिस्ट्रिक्ट याद रखना है। और ये चीजें हो गई आपके आज के न्यूज के बारे में। तो आज की जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज थी शुरू से लेकर आखिरी तक हमने चीजें डिस्कस कर दी हैं और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको नीचे हिंदी मीडियम का कंटेंट भी प्रॉपर मिल रहा है। हर जगह पर ट्रांसलेशन आपको दिखाई दे रहा है कि जहां पर हिंदी में कंटेंट है वहां पर इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही कंटेंट लिखा हुआ है उसके नीचे। तो मुझे नहीं लगता कि किसी को भी प्रॉब्लम होनी चाहिए। आप अपने फ्रेंड्स के साथ, अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है तो आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि उन्हें भी करंट अफेयर्स के सेशन को अच्छा अप्रोच लेने में हेल्प मिले। तो थैंक यू गाइस, अब मिलते हैं हम कल अपनी नई न्यूज के साथ। तो जब तक आप पढ़ते रहिए और PDF भी आपको मिल जाएगा, वहां से भी आप इसका रिवीजन करते जाइए। ठीक है, थैंक यू।